हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे समान विज्ञान पढ़ेंगे। घटना चक्र का समान विज्ञान पढ़ेंगे और समान विज्ञान में क्या पढ़ेंगे चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। आज जो है हम लोग कल पढ़े थे आपका जीव विज्ञान के उपशाखाएं पढ़े थे और जैव विकास पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग की जो है चैप्टर 3 जो है पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो है कोशिका पढ़ेंगे, उसके बाद अनुवांशिकता, उसके बाद जैव उर्वरक। तो जीव विज्ञान की ये खत्म हो जाएगी। उसके बाद 7 नंबर जो है मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान को पढ़ेंगे। समझ गए? देखिए इसमें कितने हैं चैप्टर, सभी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। उसके बाद 8 में है पादप कार्यकी है, इसमें जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर है देखिए। उसके बाद 9 नंबर रोग एवं उपचार के बारे में पढ़ेंगे, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद 10 नंबर, उसके बाद से 11 विविध यानी कि बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वर्गीकी हम लोग शुरू करते हैं। वर्गीकी तो यहाँ से आज हम लोग को पढ़ना है वर्गीकी से। नोट्स देखते हैं। जीव विज्ञान में वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जीवों, चाहे वे जीवित हो या विलुप्त, को समान विशेषताओं के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। जीवों के नामकरण और वर्गीकरण का विज्ञान टैक्सोनोमी कहलाता है। यहाँ पर क्वेश्चन कर लीजिए। पहला, जीवों के नामकरण और वर्गीकरण का विज्ञान क्या कहलाता है? तो टैक्सोनोमी कहलाता है। कैरोलस लिनियस ने जीव जातियों के नामकरण हेतु द्विपद नामकरण यानी बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की एक पद्धति बनाई। तो ये जो है यहाँ पर भी क्वेश्चन कर लीजिए कैरोलस लिनियस ने। तो सवाल है कि द्विपद नामकरण यानी बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की एक पद्धति किसने बनाई थी? तो कैरोलस लिनियस ने बनाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो सवाल यहाँ पर भी कर लीजिए कि किनको जो है आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी जीवों का वर्गीकरण उनके विशेषताओं और लक्षणों के आधार पर उन्हें अलग अलग स्तरों में विभाजित किया जाता है। इस वर्गीकरण में एक पदानुक्रम यानी हायरार्की है और प्रत्येक चरण एक रैंक या श्रेणी कैटेगरी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे टैक्सोनोमिक श्रेणी, टैक्सोनोमिक कैटेगरी या टैक्सोन कहते हैं। लगभग 7 प्रमुख टैक्सोनोमिक रैंक या श्रेणियां हैं। इसमें कौन कौन सा है? जाति, वंश, परिवार, गण, वर्ग, संघ एवं जगत। एपी कांडोल, ऑगस्टिन पाइरामस डी कांडोले स्विस वनस्पति शास्त्री थे। ये जो है ना एपी डी कांडोल ये स्विस वनस्पति शास्त्री थे, जिन्होंने टैक्सोनॉमी शब्द को प्रथम बार गढ़ा और पौधों की प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति की विकसित की। तो इनको जो है याद रखिएगा, एपी कांडोले को क्वेश्चन कर लीजिए। एपी कांडोले क्या किए थे? तो जिन्होंने टैक्सोनॉमी शब्द को प्रथम बार गढ़ा और पौधों की प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति विकसित की। ये क्या थे? तो स्विस वनस्पति शास्त्री से। कौन? तो एपी कांडोल। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों यानी वैस्कुलर टिश्यूज की विशेषताओं का पहली बार सुनियोजित प्रयोग एपी डी कांडोल ने ही किया था। तो क्वेश्चन यहाँ पर कर लीजिए कि पौधे के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों वैस्कुलर टिश्यू की विशेषताओं का पहली बार सुनियोजित
प्रयोग किसने किया था? तो एपीडी कांडोल ने ही किया था। आगे हम लोग चलते हैं। आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी के लक्षण का समूह जाति स्पीसीज कहलाता है। उदाहरण, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है, जो मानव का व्यक्तिगत समूह कहलाता है। तो इसको भी थोड़ा सा कर लीजिए। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस है, जो मानव का व्यक्तिगत समूह कहलाता है। जीवों के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए, किंतु वर्तमान में व्हिटकर 1973 के 5 जगत प्रणाली 5 किंगडम सिस्टम प्रस्तावित की। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन कर लीजिए कि जीवों के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए, किंतु वर्तमान में किसका मत मतलब ज़्यादा प्रचलित है? तो व्हिटेकर का मत वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध है या लागू है। कब दिए थे? तो ये 1969 में दिए थे। क्या दिए थे? 5 जगत प्रणाली, यानी कि 5 किंगडम सिस्टम। तो सवाल है कि 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया था? व्हिटेकर ने दिए थे। कब? तो 1969 में। इन्होंने मुख्यतः कोशिकीय जीवों को 5 जगत, किसमें? तो मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, कवक में, पादप तथा जंतु में विभाजित किया है। तो सवाल फिर से यहाँ पर कर लीजिए कि 5 जगत में किन्होंने जगत प्रणाली को बांटा है? यानी कोशिकीय जीवों को 5 जगत में किसने बांटा है? सवाल है कि कोशिकीय जीवों को 5 जगत में किसने बांटा है? तो आपका व्हिटेकर ने बांटा है। कब? तो 1969 में। कौन कौन से? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु में विभाजित किया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पहला मोनेरा देखेंगे, मोनेरा जगत के बारे में। मोनेरा जगत के अंतर्गत मुख्यतः एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। मोनेरा जगत के अंतर्गत मुख्यतः एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इसमें माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया आदि जीवों को शामिल किया है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा कलर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। इसमें जो है मोनेरा जगत में किसको रखा गया? तो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को, समझ गए, जिसमें माइकोरोजा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया आदि को शामिल किया गया है। माइकोराइजा जो है स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव है, अर्थात ये स्वयं विकास व प्रजनन करने में समर्थ सबसे छोटे जीव हैं। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहते हैं। तो सवाल यहाँ पर कर लीजिए कि किस जीव को जो है नील हरित शैवाल भी कहते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जीवाणु सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय आध जीव हैं। इन्हें मोनेरा जगत में रखा गया है। जीवाणु को भी मोनेरा जगत में रखा गया है क्योंकि सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय आध जीव हैं। प्रायः इनकी लंबाई लगभग 2 से 4 माइक्रोन तक होती है। यानी कि किसकी लंबाई? तो जीवाणु की। ये जीवाणु है ना, इसकी लंबाई जो है लगभग 2 से 4 माइक्रोन तक होती है। इन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। ये मानव के लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों हो सकते हैं। पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषी, हेटेरोट्रोपिक तथा स्वपोषी, ऑटोट्रोपिक होते हैं। सवाल फिर से कि सवाल पूछेगा कि पोषण के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो हेटेरोट्रोपिक यानी कि परपोषी, और स्वपोषी यानी ऑटोट्रोपिक होते हैं। स्वपोषित जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं। आप जो है स्वपोषित में देखेंगे। स्वपोषित जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकाश संश्लेषी तथा दूसरा जो है रसायन संश्लेषी। स्वपोषित जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 तथा कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब जो स्वपोषित जीवाणु जो है वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इन जीवाणुओं में
हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। कुछ जीवाणुओं में पर्णहारिम क्लोरोफिल से मिलते जुलते रंग द्रव होते हैं, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। कृत्रिम और संश्लेषित माध्यम से बैक्टीरिया को संवर्धित किया जा सकता है। कृत्रिम एवं संश्लेषित माध्यम से बैक्टीरिया को संवर्धित किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए का पुनः लेखन भी किया है। आर्किया पुराना या पूर्व नाम आर्की बैक्टीरिया के लक्षण सामान्य जीवाणुओं से भिन्न होते हैं। इसके मिथेनोजेंस समूह अवायवीय होते हैं तथा ये दलदल वाले स्थानों एवं पशुओं के रुमेन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग मीथेन के उत्पादन में होता है। फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठों या नोड्यूल्स में पाए जाने वाले जीवाणु राइजोबियम सहजीविता सिम्बोसिस प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत सामान्यतः एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को रखा गया है। इसमें अधिकांश शैवाल तथा संघ प्रोटोजुआ के जीव शामिल हैं। शैवाल एल्गी पर्णहरिम युक्त क्लोरोफिलस संवहन ऊतक रहित नॉन वेस्कुलर थैलोफाइट्स हैं। इसमें वास्तविक जड़ तना तथा पत्तियों का अभाव होता है। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं अर्थात स्वपोषी ऑटोट्रोपिक होते हैं। ये अधिकांश जलीय होते हैं। शैवालों में उपस्थित वर्णों को पिगमेंट्स के आधार पर इन्हें 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला क्लोरोफाइसी हरा शैवाल हरे वर्ण के कारण। दूसरा रोडोफाइसी लाल शैवाल लाल वर्ण के कारण। तीसरा फियोफाइसी भूरा शैवाल भूरे वर्ण के कारण। इस सबको ध्यान रखिएगा। उल्लेखनीय के शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कर लीजिए कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फाइकोलॉजी कहते हैं। ध्यातव्य कि कुछ शैवालों को पादप जगत के अंतर्गत शामिल किया गया है, यानी कि कुछ शैवालों को जो है पादप जगत के अंतर्गत शामिल किया गया है। शैवाल कायिक अलैंगिक तथा लैंगिक जनन करते हैं। लैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु जूस्पोर होते हैं। तीन नंबर कवक यानी फंगी। कवक जो है पर्णहारिम रहित संवहन ऊतक शैवाल थैलोफाइट्स हैं। ये परपोषी हेटरोट्रोपिक होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। सवाल है कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी कहलाता है। और इसको भी देखिएगा ऊपर वाला जो है ना, ये थोड़ा सा कवक जो है पर्णहारिम रहित संवहन ऊतक रहित थैलाफाइट्स हैं। ये परपोषी हेटरोट्रोपिक होते हैं। इनकी कोशिका किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनती है। किसकी, तो कवक की। सवाल पूछेगा कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। इससे सवाल पूछा गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। खमीर यानी ईस्ट और कुकुरमुत्ता या मशरूम्स एक प्रकार के कवक हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। खमीर एस्कोमाइसिटिज कुल का, इसको ध्यान रखिएगा। जबकि मशरूम बेसिडियोमाइसिटिज कुल का सदस्य है। इसको जो है ना ध्यान रखना जरूरी है। इसको कलर चेंज करते हैं। खमीर जो है ना, खमीर एस्कोमाइसिटिज कुल का, जबकि मशरूम जो है बेसिडियोमाइसिटिज कुल का सदस्य है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये जो गुल के हैं ना इसको। कवक मूल माइकोराइजा कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य सहजीव साहचर्य सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्रदर्शित करता है। लाइकेन जो है मिश्रित जीव है जो कवक एवं शैवाल के साहचर्य से बने होते हैं। कौन, तो लाइकेन। इसको भी ध्यान रखिएगा। चौथा पादप जगत। इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय
प्रकाश संश्लेषी, उत्पादक एवं स्वपोषी जीवों को शामिल किया गया है। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर सहजीव होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अतः इन्हें उत्पादक कहते हैं। घटपर्णी या नेफेंथेस का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। ये कीटभक्षी पौधे होते हैं। यह प्रायसी मृदा में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। घटपर्णी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को अपना आहार बनाते हैं। ये घटपर्णी जो है ना, ये नाइट्रोजन जहाँ कमी होती है नाइट्रोजन की, वहीं पर ये होते हैं और ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कीटों को अपना आहार बनाते हैं। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर परपोषी विषमपोषी होते हैं, अर्थात दूसरे जीवों से अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। तृणभक्षी या शाकाहारी हर्बीवोरस जंतु प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करने वाले जंतु गौण उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। बंधक या अपघटक डीकम्पोजर वे जैविक घटक जो अपने पोषण के लिए प्राय उत्पादक प्रोड्यूसर तथा उपभोक्ताओं यानी कंज्यूमर्स के मृत शरीर यानी कार्बनिक पदार्थ का अपघटनकर्ता कहलाते हैं। इसमें सूक्ष्म जीव मुख्यतः बैक्टीरिया तथा कवक आते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप जटिल कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन, कार्बन, लवण तथा फास्फोरस व कैल्शियम आदि तत्वों में अपघटित हो जाते हैं। मरुस्थलीय या मरुद्भिद पौधे के अंतर्गत कैक्टस, मदार, कैलोट्रोपिक्स, ब्रायोफिलम, घिक्वार यानी कि एलो इत्यादि पौधे आते हैं जो कि शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूलन दर्शाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि मरुस्थलीय या मरुद्भिद पौधे के अंतर्गत क्या आते हैं, तो कैक्टस या मदार, ब्रायोफिलम, घिक्वार इत्यादि पौधे आते हैं जो शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूलन दर्शाते हैं। मरुद्भिद पौधे की जड़ प्रायः लंबी होती है जबकि तने छोटे, रूपांतरित एवं कभी कभी भूमिगत होते हैं। इसकी बाह्य त्वचा मोटी उपचर्म क्यूटाइकल की परत से ढकी रहती है तथा पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है। इनके कुछ भाग जल संचय हेतु अधिक मांसल यानी फ्लैशी हो जाते हैं। ब्रियोटोफाइटस मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं जिनकी जड़ प्रायः 25 से 30 फीट तक लंबी होकर भूमिगत जल सतह तक पहुंच जाती है। हाइड्रोफाइटस या जलोद्भिद पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोफाइट्स या जलोद्भिद पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाते हैं। इनमें बड़े बड़े अंतराकोशीय स्थान होते हैं जो वायु से भरे होते हैं तथा पौधों के तैरने में सहायक होते हैं। लवण मृदोद्भिद यानी हेलोफाइट्स उन पौधों को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल तटीय क्षेत्र मृदा में उत्पन्न होते हैं। यानी ये सब बता रहा है कि ये जो पौधा जहाँ जन्म होगा वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा लवण युक्त जल होगा, तटीय क्षेत्र होगा, मृदा में उत्पन्न होते हैं। ये लवण मृदोद्भिद यानी हेलोफाइट्स पौधे हैं। अधिपादप एपिफाइट्स वे पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधों पर यांत्रिक अवलंबन के लिए लगे रहते हैं, न कि पोषण होते हेतु। उदाहरण आर्किड इत्यादि। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प है। यह पौधों के प्रजनन में सहायक होता है। अदरक प्रकंद का, इसको ध्यान रखिएगा, अदरक प्रकंद का, आलू स्तंभकंद का, लहसुन शल्ककंद का तथा सूरन या जिमीकंद घानकंद का उदाहरण है। इसको ध्यान रखिएगा, सवाल पूछता है। शकरकंद कानवुलुलेसी कुल का पौधा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि शकरकंद किस कुल का पौधा है, तो कानवुलुलेसी कुल का। और अदरक किसका, तो प्रकंद का, आलू स्तंभकंद का, लहसुन शल्ककंद का तथा सूरन या जिमीकंद घनकंद का उदाहरण है।
इसका खाने योग्य भाग जो है रूपांतरित जड़ है। गन्ना, आलू एवं अदरक तने के रूपांतरण है। गन्ना, आलू और अदरक जो है तने का रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग तन्ना है। सलजम, गाजर और शकरकंद जड़ों को रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग जड़ है। ये सब ध्यान रखिएगा क्योंकि सवाल पूछा जाता है। मटर जो है लेग्यूमिनेसी कुल का, इसको ध्यान रखिएगा कि मटर किस कुल का, तो लेग्यूमिनेसी कुल का। द्विबीजपत्रीय डाइकोटाइलिडीनोस शाकीय हर्बा क्यूयस तथा एक वर्षीय पौधा है। ये जो ना मटर लेग्यूमिनेसी कुल का द्विबीजपत्रीय शाकीय तथा एक वर्षीय पौधा है। इसमें सहारे के लिए प्रतान पाए जाते हैं, यानी टेंड्रिल पाए जाते हैं। गन्ना जो ग्रेमनी या पोएसी कुल के अंतर्गत आता है, जिसका तना काट स्टेम कटिंग आमतौर पर कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका तना ठोस एवं संधिबद्ध होता है, जिसपे पर्व यानी नोट्स तथा पर्व संधिया इंटरनोट्स पाई जाती है। लौंग यानी क्लोव मिर्टेसी कुल के साई जीजियम एरोमेटिकम या यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कालिका से प्राप्त किया जाता है। कौन, तो लौंग जो है, इसको ध्यान रखिएगा लौंग को। इसका उपयोग भोज्य पदार्थों तथा दंत शूल निवारक इत्यादि में किया जाता है लौंग का। इसका जन्म स्थान इंडोनेशिया को माना जाता है तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में होता है। केसर एक मसाला है जिसे इरिडेसी कुल के क्रोकस सेटाइवस नामक पौधे के पुष्प की वर्तिका स्टाइल तथा वर्तिकाग्र स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा केसर के बारे में। इसका उपयोग औषधि तथा भोज्य पदार्थ को स्वादिष्ट तथा आकर्षक बनाने में किया जाता है। कौन, तो केसर। केसर में सेफ्रानाल एवं पिक्रोक्रोसिन नामक रसायन पाया जाता है। अब देखेंगे भिंडी के पौधे को वनस्पतिक नाम एबेलमुस्कस एस्कुलेटस है। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है जिसका संपूर्ण भाग खाया जाता है। हल्दी देखेंगे, हल्दी के पौधे के खाने योग्य भाग जो है प्रकंद यानी राइजोम है, जो कि एक भूमिगत रूपांतरित तने का प्रकार है। इसका वनस्पतिक नाम कुरकुमा लौंगा है। यह जिंजीबरेसी कुल का सदस्य है। कौन, तो हल्दी। इसका उपयोग औषधि, मसाले तथा रंगकारक इत्यादि के रूप में होता है। अगला हम लोग देखेंगे शहतूत, अनानास तथा कटहल का फल सोरोसिस कहलाता है। काजू व सिंघाड़ा का फल नट कहलाता है। सिंघाड़ा का बीज, जबकि लीची का मांसल बीज चोल प्लेसिएरिल खाया जाता है। ये सब ध्यान रखिएगा कि क्या खाया जाता है क्या नहीं। सेब व नाशपाती का फल पोम, जबकि खीरा, खरबूजा व लौकी का फल पीपो कहलाता है। जब फल के निर्माण में अंडाशय, ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल यानी फॉल्स फ्रूट कहते हैं। उदाहरण सेब यानी एप्पल, काजू यानी काजू, नाशपाती यानी पियर आदि। घृत कुमारी या एलोवेरा एक औषधीय पौधा है। गन्ना तथा कपास नकदी फसलें हैं। महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके बीजों से तेल तथा इसके फूल से शराब बनाई जाती है। सन, पटसन या हेम तथा जूट के तनों यानी स्टेम्स की रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है। पपीता का वनस्पतिक नाम कैरिका पपाया है। इसमें उपस्थित पपायन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। इसका पीला रंग इसमें उपस्थित कैरिका जेंथिन नामक वर्णक के कारण होता है। सेब के फल में लाली के कारण एंथोसायनिन नामक वर्णी लवक है।
लाल नारंगी रंग के वर्णक जैसे कैरोटीन गाजर में, टमाटर में लाइकोपीन वर्णक, पीले रंग के वर्णक जैसे जेंथोफिल हल्दी में, और चुकंदर में विटामिन वर्णक पाए जाते हैं। इसको उस लाइन को ध्यान रखिएगा, पूरा लाइन। लहसुन तथा प्याज की अभिलक्षणिक गंध का कारण इसमें उपस्थित सल्फर यौगिक है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आने के कारण प्याज से निष्कासित सल्फेनिक अम्ल है। मिर्च का तीक्ष्ण तीखा स्वाद उसमें उपस्थित कैप्साइसिन नामक पदार्थ के कारण है। इसका रासायनिक सूत्र C18H27NO3 है। इसको ध्यान रखिए, C18H27NO3। विश्व में पाया जाना सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया प्रजाति का सदस्य रेफलेसिया अर्नोल्डी है। मुख्यतः यह पुष्प मलेशिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा द्वीप और बेंगकुलू के वर्षा वनों में पाया जाता है। यह पुष्प लगभग 1 मीटर व्यास तक बढ़ सकता है और इसका वजन लगभग 10 से 15 किलोग्राम तक हो सकता है। यह पौधा पूर्ण मूल परजीवी टोटल रूट पैरासाइट है, जिसके पुष्प का भाग मृदा के ऊपर, पौधे का शेष भाग मृदा के नीचे पाया जाता है। शीत भंडार यानी कोल्ड स्टोरेज में फलों यानी फ्रूट्स तथा शाक सब्जियों वेजिटेबल्स की अपघटन डिकम्पोजिशन क्रिया धीमी हो जाती है, अतः इनका उपयोग कई दिनों तक किया जा सकता है। शीत भंडारों में इन्हें 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखकर परिरक्षित यानी प्रिजर्व किया जाता है, जिसके द्वारा सूक्ष्म जीव नहीं मरते हैं किंतु इनकी सक्रियता कम हो जाती है। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1676 इसमें अपने बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की। ये देखिए, कवक यानी फंगी, पादप यानी प्लांटी, जंतु यानी एनिमल। यूकैरियोटिक अधिकांशतः बहुकोशिकीय यीस्ट मशरूम, स्वपोषी उत्पादक ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी पादप, आवृत बीजी पादप। ये देखिए, सभी उपभोक्ता जीव कशेरुकी, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी आदि। अकशेरुकी में है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेंटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर, मेटा, संघ के जीव। ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने जो है ना पढ़ा है बायोलॉजी में, इसलिए ये नाम सब मुझे पता है, इसलिए मैंने पूरा बता दिया। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट है ही नहीं, जो नहीं पढ़ेगा उसको समझ नहीं क्या लिखा है। ये देखिए आगे, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक जीव अधिकांशतः एक कोशिकीय, अधिकांश जो है शैवाल, संघ प्रोटोजोआ। मोनेरा में देखिए एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव, माइकोप्लाज्मा और जीवाणु। मतलब इसके अंदर क्या क्या आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन सा जीव क्या क्या होते हैं, इसके बारे में पूरा दिया गया है। जैसे मोनेरा में एक कोशिकीय जीव है, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है, माइकोप्लाज्मा और जीवाणु आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने चित्र देखते हैं। व्हिटेकर के 5 जगह प्रणाली के अनुसार जीवों का वर्गीकरण। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं आगे, ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव जीवाणुओं की आंतरिक संरचनाएं समान परंतु बाह्य संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है। कोशिका दीवार यानी सेल वाल की संरचना, उसके अवयव तथा उसकी कार्यप्रणाली ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं को ग्राम निगेटिव जीवाणु से भिन्न करती है। 5 देखते हैं, जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जंतु जगत के अंतर्गत समस्त कशेरुकी तथा अकशेरुकी जीवों को शामिल किया गया है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों यानी इंसेक्ट्स की है। कीट जो है आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। कुल ज्ञात जातियों यानी 15 लाख से अधिक में से सर्वाधिक जातियाँ 10 लाख से भी अधिक कीटों की है। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। प्राय सभी एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है। अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु है जो कि प्रायः द्विखंडन
विधि द्वारा जनन करता है। केकड़ा जो है मैले कोस्ट्रेका वर्ग, जबकि बरूथी बिच्छू तथा मकड़ी एरेक्रिडा वर्ग से संबंधित आर्थ्रोपोडा संघ के अकशेरुकी जंतु हैं। टिक तथा माइट्स वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं, जो कि एरेनी गण के अंतर्गत आते हैं। इनके उपांग संधियुक्त तथा शरीर में द्विपार्श्वीय बाइलेटरल एवं त्रिस्तरीय ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं। कीट वर्ग यानी क्लास इंसेक्टा के अंतर्गत आने वाले जंतु में 6 यानी 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। कीट वर्ग में 3 जोड़ी यानी 6 पैर पाए जाते हैं। जुगनू या खधोत कीटों का एक परिवार है। इनमें चमक लूसीफेरिन, जुगनू में जो है चमक जो है ना लूसीफेरिन तथा ल्यूसीफरेज की नामक अभिक्रिया से उत्पन्न होती है। मादा मच्छर के मुख उपांग पक्षी एवं स्तनियों के त्वचा में चुभकर रक्त चूसने के लिए उपयोजित होते हैं, जबकि नर मच्छर के मुख उपांग फल फूलों को रस चूसने के लिए। कीटों में ट्रैकी द्वारा श्वसन हेतु वातक यंत्र तथा उत्सर्जन मैलपीगी नलिकाओं द्वारा होता है। कीटों में ध्यान रखिएगा। रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम का कीट शहतूत के पत्तों पर पनपता है। लाख कैरिया लैका एवं लैसिफर लैका नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। मधुमक्खियाँ सामाजिक कीट है जो फूलों से मकरंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती है। मोती जो वस्तुतः मोलस्का संघ का जीव पिक्टेंडा या पर्ल ओयस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। इकाइनोडर्म्स समुद्र में पाए जाने वाले पंचतीय अरीय सममित वाले ड्यूटरोस्टोमी यूमेटा जुआ होते हैं। इनके शिशु प्रवस्था में शरीर की सममिति द्विपार्श्वीय होती है। इकाइनोडर्म प्रायः अंडज होते हैं, किंतु कुछ पिंडज या सजीव प्रजक होते हैं। ऑक्टोपस सीफेलोपोडा वर्ग का एक मृदु कवची जंतु है, जिसे डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। इसके सिर पर 8 भुजाएं पाई जाती हैं। विशाल स्क्विड्स तथा कोलोसल सबसे बड़े अकशेरुकी हैं। कोलोसल स्क्विड्स की लंबाई अपेक्षाकृत कम किंतु वजन अधिक होता है। समतापी होम्योथर्मल अर्थात गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लडेड वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। असमतापी यानी हेटेरोथर्मल अर्थात ठंडे रुधिर वाले कोल्ड ब्लडेड वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। इसका अंतर्गत मत्स्य उभयचर सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं। रात्रिचर जंतु यानी नॉक्टर्नल एनिमल दिन में आराम करते हैं किंतु रात्रि में सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में प्रायः श्रवण तथा घ्राणेन्द्रिय अत्यधिक विकसित होती है एवं दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित होती है। मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी इत्यादि जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। कुछ जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये वास्तविक मछलियाँ नहीं है, जैसे जेलीफिश निडेरिया, सितारा मछली या स्टारफिश इकाइनोडर्म, रजत मीन या सिल्वर फिश कीट वर्ग, कटल फिश यानी मोलस्क, हेग फिश साइक्लोस्टोमेटा, डेविल फिश मोलस्क, क्रेफिश आर्थ्रोपोडा आदि। कुछ वास्तविक मछलियाँ फ्लाइंग फिश, कैटफिश, पाइप फिश, पैडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश, कैटफिश आदि। डॉग फिश एस्कोलियोडॉन को कहते हैं, जो कि एक उपास्थि मीन कार्टिलेजिनियस फिश है। समुद्री घोड़ा या अश्वमीन हिप्पोकैम्पस को कहते हैं, जो कि एक वास्तविक अस्थि मीन
बोनी फिश है। मछली यानी मत्स्य में श्वसन के लिए गलफड़े गिल्स पाए जाते हैं, जो कि पूर्णतः जल में घुली ऑक्सीजन O2 को ग्रहण करने के लिए अनुकूलित एडॉप्टेड होते हैं। सर्दियों के मौसम में झीलों तथा नदियों की केवल ऊपरी परत ही जमती है, जबकि नीचे की परत का जल अपने तरल रूप में ही विद्यमान होता है। इसलिए मछलियाँ तथा अन्य जलीय प्राणी जमी हुई झीलों और नदियों में भी जीवित रह सकते हैं। मछलियों की अनेक प्रजातियां विषाक्त होती हैं। विषाक्त मछलियों में ऐसे विष होते हैं जो इन मछलियों को खाने वाले जंतुओं के पाचन तंत्र द्वारा नष्ट नहीं हो पाते हैं। पफर मछलियों की प्रजातियां ट्रेटा ओंडोटिडेई कुल विश्व की सबसे विषाक्त मछलियां मानी जाती है। एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है। मंडूक यानी मेढक की कई प्रजातियां भी विषाक्त होती है। विषाक्त मेढक अपनी त्वचा में क्षारा बिसो एल्कालॉइड टॉक्सिन का उत्पादन एवं संग्रह करते हैं, जिसके कारण उन्हें छूना हानिकारक होता है। इन्हें सामान्यतः पॉइजन एरो मेढक, पॉइजन एरो प्रॉक्स या पॉइजन डार्ट मेढक, पॉइजन डार्ट प्रॉक्स कहा जाता है। सरीसृप रेप्टाइल्स रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत कछुआ, मगरमच्छ, सर्प इत्यादि जंतुओं को शामिल किया जाता है। अधिकांश सर्प विषहीन होते हैं, जबकि कुछ प्रजाति जैसे करैत, कोबरा, वाइपर आदि विषैले होते हैं। विषैले सर्पों में ऊपरी जबड़ों की मैक्सिली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी, प्राय एक जोड़ी बड़े और पीछे की ओर मुड़े विंशदंत पॉइजन फैंग्स तालु से मुख ग्रासन गुहिका में उभरे होते हैं। ये मैक्सिलरी दंत यानी जंभिका दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित 20 ग्रंथियों से संबद्ध होते हैं। 20 ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती है। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला मुख्यतः रात्रिचर स्तनधारी प्राणी है, जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है, यह निशाचर प्राणी है। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इसके अग्रबाहु अग्रवाद पंख में परिवर्तित हो गए हैं, जो देखने में झिल्ली के समान लगते हैं। त्वचा की यह झिल्ली गर्दन से लेकर हाथ की उंगलियों तथा शरीर के पार्श्व भाग से होती हुई पूंछ तक चली जाती है, जो कि पंख का निर्माण करती है। कंगारू चूहा, कंगारू रैट बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। इसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र यानी वृक्क की विशेष संरचना व कार्य प्रणाली के कारण होता है। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जलीय जीव है। इसकी लंबाई लगभग 33 मीटर तथा वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक होता है। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली मांसाहारी व्हेल है। इसकी लंबाई अनुमानतः 50 से 55 फीट एवं वजन 35 से 45 टन होता है। समुद्री शेर, सी लायन, सील या फोका, वालरस तथा डॉल्फिन भी जलीय स्तनधारी है, जिसमें डॉल्फिन सीटेसिया गण, जबकि अन्य तीनों कार्निवोरा गण के अंतर्गत आते हैं। डॉल्फिन अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। समुद्री गाय, सी काऊ एक विशाल शाकाहारी जलीय स्तनधारी जीव है। एकिडना एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले ओविपोरस स्तनपायी जीव है। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। कॉपी प्राणी जगत में होमिनोइडिया महापरिवार के सदस्य जातियों को कहा जाता है। इनके दो मुख्य शाखाएं हैं। पहला हनी कपी, ये छोटे आकार के कपी होते हैं जैसे गिब्बन फर्स्ट। दूसरा महाकपी, ये बड़े आकार के मानव नुमा कपी होते हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंग उटान तथा मनुष्य। लंगूर कपी वर्ग में नहीं बल्कि वानर वर्ग में शामिल है। वर्तमान मानव होमो सेपियंस वृद्धि में सर्वोच्च जंतु है। इनमें चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्क संगतता, अक्षरबद्ध वाणी और भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमताएं होती है। इनके कपाल गुहा का आयतन लगभग
1350 से 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। ऊँट की पीठ पर लगभग 25 से 35 किलोग्राम वजनी एक बड़ा सा कुबड़ होता है। यह कुबड़ चर्बी का भंडार होता है। इसमें जमा चर्बी को ऊँट ऊर्जा के रूप में अपनी यात्रा के दौरान उपयोग में लाता है। कहता है कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है, जिसका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। इसके पैर गदेदार होते हैं। एक बार में यह कई गैलन जल पी जाता है और इस जंतु में सांस लेने की लय भी धीमी होती है। शोधकर्ताओं द्वारा ओरंगउटान को किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार निर्माण करते देखा गया है। ध्यातव्य कि ओरंगउटान का अर्थ होता है जंगलों में रहने वाले इंसान। ये सबसे बड़े वृक्ष वासी स्तनधारी है। ओरंगउटान के 3 प्रजाति होती है, बोर्नियान, सुमात्रान एवं तपनोली। ये तीनों प्रजातियां ये अति संकटग्रस्त है। परजीव याब ऐसे जीव होते हैं जो किसी पोषक यानी होस्ट जीव के भीतर या बाहर अंडे देते हैं, यानी पैरासाइटोइड के बारे में बात की जा रही है। इनके लार्वा पोषक से भोजन प्राप्त करते हैं और अंततः इनसे पोषक जीव की मृत्यु हो जाती है। पादप प्राणी पारस्परिक क्रियाओं में सहोपकारियों म्यूटालिस्ट के लिए प्राय सह विकास को एवोल्यूशन शामिल होता है, अर्थात पुष्प और इसकी परागणकारी प्रजातियों के विकास एक दूसरे से सुदृढ़ता से जुड़े होते हैं। अंजीर यानी फिज वृक्ष की अनेक प्रजातियों में बर यानी वाष्प की परागणकारी प्रजातियों के साथ घनिष्ठ अद्वितीय संबंध होता है। इसका तात्पर्य है कि कोई विशेष अंजीर प्रजाति केवल इसके साथी यानी पार्टनर्स बर की प्रजाति से ही परागित हो सकती है, बर की दूसरी प्रजाति से नहीं। कई तितलियों का विकास वास्तव में विषाक्त यानी पॉइजनस प्रजातियों के रूप में हुआ है। तितलियां सामान्यतः उस पौधे से विष प्राप्त करती है जिसे वे लार्वा कैटरपिलर रूप में खाती है और जो कभी कभी विषैले होते हैं। वे इन विषयों को संचित करती है और ये विष टॉक्सिन वयस्क तितली के शरीर में बने रहते हैं। विषाक्त तितली प्रजातियों में अफ्रीकी जायंट स्वैलोटेल, अफ्रीकन जेंट स्वैलोटेल, अटाला तितली और मोनार्क शामिल है। जाहक हेडगेहोंग छोटे स्तनधारी कशेरुकी होते हैं। जब ये डरते हैं दुश्मन से अपनी रक्षा हेतु स्वयं को एक गेंद की भांति मोड़ लेते हैं, जिससे इनके त्वचा पर बने सल्क कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि ये अपनी रक्षा कर सके। वज्र सल्क पेंगोलिन भी खतरा अनुभव होने पर अपनी सुरक्षा स्वयं को लपेटकर अपने शरीर पर बने सल्कों के माध्यम से करते हैं। सैल मूसक यानी मार्मोट बड़ी शाकाहारी भूमि गिलहरी है जो कि बिलों में छिपकर परभक्षियों से अपनी रक्षा करती है। चलिए अब यहाँ से सवाल शुरू होता है। प्रश्न कोश का पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ऊंच से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है? तो आपका ए वर्ग संघ गण पादप जगत, बी है गण वर्ग संघ पादप जगत, सी है वर्ग पादप जगत संघ गण, डी पादप जगत संघ वर्ग गण। तो राइट आंसर डी होगा। जीव विज्ञान में वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जीव चाहे वे जीवित हो या विलुप्त को समान विशेषताओं के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। जीवों का नामकरण और वर्गीकरण का विज्ञान टैक्सोनॉमी कहलाता है। यहाँ पर देखिए पौधों का वर्गीकरण पदानुक्रम क्लासिफिकेशन हायरार्की ऑफ प्लांट्स, पादप जगत प्लांट किंगडम, संघ यानी फाइलम, वर्ग यानी क्लास, गण मतलब ऑर्डर, कुल मतलब फैमिली, वंश मतलब जीनस, जाति मतलब क्या होगा? जाति मतलब स्पीसीज। नोट देखते हैं, उपयुक्त पद्धति पौधों को पादप जगत यानी उच्चतम से यानी जाति से सबसे निम्नतम तक वर्गीकृत करती है। दूसरा जो है पौधों के वर्गीकरण का सही क्रम होता है ए वर्ग गण कुल वंश जाति, बी कुल गण वंश जाति, सी गण वंश
वंश कुल जाति, डी वंश कुल वर्ग गण जाति। राइट आंसर ए होगा, वर्ग गण कुल वंश जाति। जीव विज्ञान में वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जीवो, चाहे वे जीवित हो या विलुप्त, को समान विशेषताओं के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। जीवों का नामकरण और वर्गीकरण का विज्ञान टैक्सोनॉमी कहलाता है। पौधों का वर्गीकरण पदानुक्रम, क्लासिफिकेशन हायरार्की ऑफ प्लांट्स, पादप जगत यानी प्लांट किंगडम, संघ यानी फाइलम, वर्ग मतलब क्लास, गण मतलब ऑर्डर, कुल मतलब फैमिली, वंश मतलब जीनस, जाति मतलब स्पीसीज। नोट देखते हैं, उपयुक्त पद्धति पौधों को पादप जगत यानी उच्चतम से जाति सबसे निम्नतम तक वर्गीकृत करती है, यानी उच्चतम से निम्नतम तक। 3 नंबर सवाल, आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी का समूह कहलाता है। ए कुल, बी जाति, सी वंश, डी गण। तो राइट आंसर होगा बी जाति। सभी जीवों का वर्गीकरण उनकी विशेषताओं और लक्षणों के आधार पर इन्हें अलग अलग स्तरों में विभाजित करके किया जाता है। इस वर्गीकरण में एक पदानुक्रम यानी हायरार्की है और प्रत्येक चरण एक रैंक या श्रेणी या कैटेगरी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे टैक्सोनोमिक श्रेणी, टैक्सोनोमिक कैटेगरी, टैक्सोन कहते हैं। लगभग 7 प्रमुख टैक्सोनोमिक रैंक या श्रेणियां हैं: जाति, वंश, परिवार, गण, वर्ग, संघ एवं जगत। आधारभूत समानता युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी के लक्षण का समूह यानी जाति यानी स्पीसीज कहलाता है। उदाहरण स्वरूप, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, जो मानव का व्यक्तिगत समूह कहलाता है। 4 नंबर, पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों यानी वेस्कुलर टिश्यू की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ए एंगलर और प्रांतल, बी बेंथम और हुकर, सी एपीडी कंडोल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर सी होगा एपीडी कंडोल। बार बार हम बोल रहे थे एपीडी कंडोल स्विस वनस्पति शास्त्री थे, जिन्होंने टैक्सोनॉमी शब्द को प्रथम बार गढ़ा और पौधों की प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति विकसित की। पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों वेस्कुलर टिश्यूज की विशेषताओं का पहली बार सुनियोजित प्रयोग एपीडी कंडोल ने ही किया था। 5 नंबर, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है। ए कौकों की, बी पादपों की, सी कीटों की या डी जीवाणुओं की। तो राइट आंसर सी कीटों की। जीव विज्ञानियों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों इंसेक्ट्स की है। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। कुल ज्ञात जातियों 15 लाख से अधिक में से सर्वाधिक जातियां 10 लाख से भी अधिक कीटों की है। जंतु जल, स्थल तथा वायु सभी जगहों में पाए जाते हैं। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। 6 नंबर, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। ए खुली आंख द्वारा, बी कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा, सी हैंड लेंस द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बी कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। जीवाणु यानी बैक्टीरिया अति सूक्ष्म एवं साधारण जीव है। इनकी लंबाई सामान्यतः 0.5 से 5 माइक्रोन तक होती है। कुछ जीवाणु 0.5 मिलीमीटर या अधिक लंबाई के भी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं को कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि यह किसी वस्तु को 1500 से 2000 गुना, कुछ में 4000 गुना बड़ा कर दिखाता है। 7 नंबर देखिए, जीवाणु की खोज किसने की? ए फ्लेमिंग ने, बी लेम्बल ने, सी टेमिन ने, डी ल्यूवेनहुक ने, डी ल्यूवेनहुक ने। एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1676 ईस्वी में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की। अगला देखते हैं हम लोग सवाल 8 नंबर, कथन ए, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। कारण आर, इन जीवाणुओं में हरा पादप जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। देखिए तो इसमें जो है आपका
ए सही है और आर जो है गलत है। कलर चेंज कर लेते हैं। ए सही है और आर जो है गलत है, तो इसलिए इसमें देखिए ए और आर दोनों सही है, गलत है। ए और आर दोनों सही है, ये भी गलत है। ए सही है, आर ए सही है किंतु आर गलत है, तो राइट आंसर सी होगा। ए गलत है तो गलती होगा, तो राइट आंसर सी होगा। पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषी, हेटेरोट्रोपिक तथा स्वपोषित। हेटेरोट्रोपिक होते हैं स्वपोषित जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये जीवाणु दो प्रकार के प्रकाश संश्लेषी तथा रसायन संश्लेषी होते हैं। इन जीवाणुओं में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। कुछ जीवाणुओं में पर्णहरित माने क्लोरोफिल से मिलते जुलते रंग द्रव्य होते हैं, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। 9 नंबर, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 1 नंबर, ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। बी, ये वनस्पति और जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। सी, ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जीवाणु में बैक्टीरिया सबसे सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय आध प्रिमिटिव जीव है, जिन्हें मोनेरा जगत में रखा गया है। जीवाणु हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं तथा इनका अध्ययन जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? ए, कोशिका झिल्ली, बी, कोशिका दीवार, सी, राइबोसोम, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका होगा आंसर बी, कोशिका दीवार होगा। बी, कोशिका दीवार होगा राइट आंसर। ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव जीवाणु की आंतरिक संरचनाएं समान परंतु बाह्य संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है। कोशिका दीवार सेल वॉल की संरचना, उसके अवयव तथा उसकी कार्य प्रणाली ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं को ग्राम निगेटिव जीवाणु से भिन्न करती है। ये 11 नंबर सवाल देखिए, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? पहला विषाणु, बी, जीवाणु, सी, माइकोप्लाज्मा, डी, बैक्टीरियोफेज। तो राइट आंसर सी होगा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। 12 नंबर, कथन ए, अमीबा विभंजन यानी फिजन द्वारा प्रजनन करता है। कारण आर, सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। कोड देखिए, तो आपका जो है ए और आर दोनों सही है, और जो है आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है, तो इसलिए राइट आंसर ए होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है, तो राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो इसलिए गलत है, ये भी सब गलत है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो कि प्रायः द्विविखंडन विधि द्वारा जनन करता है। प्रायः सभी एक कोशिकीय जीव केवल अलैंगिक विधि सेक्सुअल मेथड द्वारा जनन क्रिया करते हैं। हालांकि कुछ एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव यथा पैरामीशियम अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों प्रकार के जनन में सक्षम होते हैं। 13 नंबर, किन जीवाणुओं में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? ए, कवक, बी, शैवाल, सी, खमीर, डी, फर्न। तो आपका आंसर नहीं दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है यहाँ पर। शैवाल कायिक अलैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु जूस्पोर होते हैं। फर्न टेरिडोफाइटा का उदाहरण है, जिसमें अलैंगिक जनन बीजाणुओं स्पोर द्वारा होता है। अतः उत्तर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। इसलिए आयोग द्वारा अपने अंतिम कुंजी पत्रक से इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 14 नंबर, 14, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा विषाणु। उपयुक्त में से किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है? तो आपका ए और दूसरे को किया जा सकता है, तीसरे को नहीं किया जा सकता, इसलिए राइट आंसर होगा ए और 2, यानी केवल 1 और 2।
कृत्रिम और संश्लेषित माध्यम से बैक्टीरिया को संवर्धित किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया का डीएनए का पुनः लेखन भी किया है। कवक को भी कृत्रिम एवं संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है, जैसे पोटैटो डेक्स्ट्रोज एगर एवं सबोराड डेक्स्ट्रोज एगर। विषाणुओं को प्रतिरूपण के लिए एक जीवित पोषक कोशिका हेल्थ होस्ट सेल की आवश्यकता होती है। विषाणु में स्वयं की उपापचयी मशीनरी के अभाव के कारण इन्हें पृथक कथा कृत्रिम रूप से संवर्धित नहीं किया जा सकता है। 15 नंबर देखिए, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को ए वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, बी वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, सी हमेशा एक साथ बनाए रखते हैं, डी वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। तो राइट आंसर सी हमेशा एक साथ बनाए रखते हैं। समतापी यानी होम्योथर्मल अर्थात गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लडेड वे जंतु होते हैं जिनका शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी यानी बर्ड स्तनधारी मैमल आते हैं, जबकि समतापी के अंतर्गत मत्स्य उभयचर सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं जिनका शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, बी गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, सी अस्थिल मछली में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है, डी उपास्थि सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। तो राइट आंसर ए होगा, सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। इकाइनोडर्म्स समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई अरीय सममिति पेंटामेरियस रेडियल सिमेट्री वाले ड्यूटरोस्टोमी यूमेटाजुआ होते हैं, जिनकी डिंभक प्रवस्था में शरीर की सममिति द्विपार्श्वीय बाइलेटरल होती है। तो सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक विविपोरस नहीं होते हैं। इस प्रकार विकल्प ए का कथन सही नहीं है, जबकि अन्य प्रश्नगत कथन सही है। 17वां सवाल देखिए, निम्न से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? ए हाइड्रा, बी तिलचट्टा, सी केंचुआ, डी मछली। राइट आंसर ए हाइड्रा में। प्रश्नगत विकल्पों में हाइड्रा में रक्त नहीं होता है किंतु उसमें श्वसन अर्थात गैसों का आदान प्रदान विसरण यानी डिफ्यूजन द्वारा होता है। तिलचट्टा वायु नलिका ट्रैंकिया से, केंचुआ त्वचा से, मछली कोलोम यानी गिल्स द्वारा श्वसन करती है, लेकिन इनमें रक्त होता है। 18 निम्नलिखित में कौन मछली नहीं है? ए स्टार फिश, बी सॉ फिश, सी पाइप फिश, डी गिटार फिश। राइट आंसर ए स्टार फिश। कुछ समुद्री जंतुओं का नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछली नहीं है, जैसे जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश, क्रेफिश इत्यादि। 19 नंबर, निम्न से कौन एक वास्तविक मीन यानी मछली है? ए रजत मीन, बी क्रेफिश, सी जेली फिश या डी कैटफिश। राइट आंसर डी कैटफिश। रजत मीन सिल्वर फिश एक छोटा पंखिन कीट है। क्रेफिश एक कड़े खोल वाला जानवर है जो क्रस्टेशिया वर्ग में आता है। जेली फिश और कशेरुकी जंतु है तथा यह संघ सिलेंट्रेटा में आता है। कैटफिश वास्तविक मीन है। 20 नंबर, निम्न से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? ए स्टारफिश, बी जेलीफिश, सी हैगफिश, डी समुद्री घोड़ा। राइट आंसर डी समुद्री घोड़ा। सितारा मछली स्टारफिश सितारे नुमा इकाइनोडर्म श्रेणी का एक जंतु है। जेलीफिश ऑरेलिया को कहते हैं, जो कि संघ सिलेंट्रेट सिलेंट्रेट्स का एक जंतु है। हैगफिश साइक्लोस्टोमेटा समूह का जंतु, इसमें जबड़ों का अभाव होता है। यह भी वास्तविक मछली ट्रू फिश नहीं है। समुद्री घोड़ा सी हॉर्स या ऑस्ट्रोमीन हिप्पोकैम्पस को कहते हैं, जो कि एक वास्तविक ऑस्ट्रेलमीन बोनी फिश होती है। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है?
ए समुद्री कुकुम्बर यानी खीरा, बी समुद्री गाय, सी समुद्री घोड़ा, डी समुद्री बाघ। तो राइट आंसर सी समुद्री घोड़ा। 22 नंबर, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? ए 100, बी 0, सी 200, डी 300। तो राइट आंसर बी 0 होता है। उपास्थि कार्टिलेज जब अस्थि बोन में परिवर्तित होती है तब हड्डी बनती है। शार्क मछली का अंतः कंकाल तंत्र उपास्थि कार्टिलेज का बना होता है। नोटोकार्ड प्रायः वयस्क में भी उपस्थित होती है अतः शार्क मछली में हड्डियां नहीं पाई जाती है। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? ए गोल्डन महसीर, बी इंडियन नाइट जार, सी स्पूनबिल, डी व्हाइट आइस बिल। राइट आंसर ये होगा गोल्डन महासीर। प्रश्नगत विकल्पों में से गोल्डन महासीर पक्षी नहीं अपितु एक मछली है। इसका वैज्ञानिक नाम टोरपुती टोरा है। इंडियन नाइट जार, स्पूतबिन और व्हाइट आइसबिल पक्षी वर्ग क्लास एप्स के हैं। 24, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ए व्हेल, बी अफ्रीकी हाथी, सी दरियाई घोड़ा, डी ध्रुवीय भालू। तो राइट आंसर ए व्हेल है। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई लगभग 33 मीटर तथा वजन लगभग 180 मीट्रिक टन हो सकता है। 25 नंबर, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? ए मत्स्य, बी स्तनपायी, सी सरीसृप, डी उभयचर। तो राइट आंसर भी स्तनपायी। 26 नंबर, निम्न से कौन सा स्तनपायी है? ए शार्क, बी स्क्विड, सी ऑक्टोपस, डी व्हेल। राइट आंसर डी व्हेल। 27 नंबर देखिए, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? ए फिन बैक व्हेल, बी ब्लू व्हेल, सी स्पर्म व्हेल, डी हम्प व्हेल। तो राइट आंसर सी स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल यानी फाइस्टिटर मैक्रोसीफेलस विशालतम दांत वाली व्हेल है। पूर्ण वयस्क नर स्पर्म व्हेल लगभग 50 से 55 फीट लंबी और लगभग 35 से 45 टन वजनी होती है। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? ए एकिडना, बी कंगारू, सी सेही, डी व्हेल। तो राइट आंसर ए एकिडना। एकिडना एवं बतख चोंची प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाली स्तनपायी जीव है क्योंकि मादा में गर्भाशय एवं योनि का अभाव पाया जाता है। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? ए लोरिस, बी कंगारू, सी हैज हॉग और डी एकिडना। राइट आंसर डी एकिडना है। 30 नंबर, उड़ने वाला स्तनपायी है। ए जगुआर, बी शतुरमुर्ग, सी पेलिकन, डी चमगादड़। तो डी है चमगादड़, ये स्तनपायी है। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है। यह पक्षी वर्ग में नहीं आता है, यह निशाचर प्रणाली है। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इसके अग्र बाहु पंख में परिवर्तित हो गए हैं जो देखने में झिल्ली के समान लगते हैं। त्वचा की यह झिल्ली गर्दन से लेकर हाथ की उंगलियों तथा शरीर के पार्श्व भाग से होती हुई पूंछ तक चली जाती है जो कि पंख का निर्माण करती है। 31 नंबर, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? ए चमगादड़, बी कौवा, सी चील, डी तोता। ए जो है चमगादड़। बत्तीस नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। कथन 2, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स एवं अन्य जंतुओं का रक्त पीता है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आंसर जो है IAS के प्री 2024 में सवाल पूछा गया है, इसका आंसर नहीं दिया गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है।
फल फूल खाने वाला बृहद चमगादड़ इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है, को सामान्यतः पीड़क जंतु वर्मिन माना जाता है क्योंकि वे फलों के बागों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के पूर्व अनुसूची 5 के तहत पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया था, तथापि इनके संरक्षण की उच्च आवश्यकता को देखते हुए अब इन्हें अनुसूची 2 में स्थान दिया गया है। वर्ष 2022 के संशोधन अधिनियम से जो 1/4/2023 से प्रभावी हुआ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की संशोधन धारा 62 के अनुसार केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र और निर्धारित अवधि के लिए अनुसूची 2 में निर्दिष्ट किसी वन प्राणी को पीड़क जंतु घोषित कर सकती है और ऐसी अधिसूचना में दिए गए क्षेत्र और अवधि के लिए उस वन प्राणी को अनुसूची 2 का भाग नहीं माना जाएगा। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 5, जिसमें पीड़क जंतु को श्रेणीबद्ध किया गया था, को वर्ष 2022 के संशोधन अधिनियम द्वारा निरसित कर दिया गया है। अतः वर्तमान में इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रत्यक्ष रूप से पीड़क जंतु की श्रेणी में नहीं रखा गया है। वर्तमान संदर्भ में कथन वन सही नहीं है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स एक फल भक्षी यानी फग भी बेरस जंतु है जिसका भोजन मुख्यतः फल फूल एवं उनका रस है। यह अन्य जंतुओं का रक्त नहीं पीता है। यह बीजों के प्रसार और परागण में सहायक होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र के अभिन्न अंग है, तथा कथन 2 भी सही नहीं है। 33 नंबर, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। ये समुद्री गाय, 2 समुद्री घोड़ा, 3 समुद्री सिंह। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से स्तनधारी हैं? केवल 1, बी जो केवल 1 और 3, सी जो 2 और 3, डी जो 1 2 3। तो आपका आंसर होगा 1 और 3 जो है स्तनधारी है, ये नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर होगा बी, 1 और 3, राइट आंसर बी। समुद्री गाय सी काऊ एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा सी हॉर्स एक प्रकार की कशेरुकी मछली है। समुद्री सिंह यानी सी लायन भी एक स्तनधारी है, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। 34 नंबर, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। ए मत्स्य में, बी उभयचर में, सी सरीसृप में, डी स्तनी में। तो राइट आंसर डी स्तनी में, स्तनधारी है। डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग अर्थात मैमेलिया के गण ऑर्डर सीटेसिया में रखा गया। यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर धारारहित होता है। मैदानों में चूचुक उपस्थित होते हैं। गंगा नदी में पाई जाने वाले डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया। इसको ध्यान रखिएगा, 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया डॉल्फिन को, और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2023 में गंगा को डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया। 35 नंबर, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? ए मछली, बी पक्षी, सी सरीसृप, डी स्तनपायी। तो डी होगा स्तनपायी। सील एक या फोका एक स्तनपायी यानी मैमेलिया जंतु है जो कॉर्निवोरा गण के अंतर्गत आता है। यह एक जलीय चुस्त एवं शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। शिकार करने के लिए इनमें नुकीले कैनाइन दांत पाए जाते हैं। तैरने के लिए इनमें चप्पू या फ्लिपर्स उपस्थित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 36 नंबर, एम्फीबिया बताता है ये बहुत तेजी से चलने वाली नावों को, बी केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, सी केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, डी जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। तो राइट आंसर डी होगा, जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को। एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होते हैं। ये जंतु असमतापी होते हैं जिनका शरीर का तापमान वातावरण ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे मेढक, टोड इत्यादि। 37 नंबर, निम्न से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? ए मछली, बी कबूतर, सी मेढक, डी
चट्टा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा सी, मेढक त्वचा से सांस लेता है, बाकी सब गलत है। मेढक उभयचर वर्ग का जंतु है जो पानी तथा जमीन दोनों जगह पर रह सकता है। मेढक की त्वचा उच्च पारगम्य होती है, जिससे होकर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गुजर सकती है। इस अद्वितीय विशेषता के कारण मेढक अपनी त्वचा से सांस ले सकता है। स्थल पर एक वयस्क मेढक अपने फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। 38 नंबर, मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। ए सही, बी गलत, सी इनमें से कोई नहीं, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर ए सही है। मेढक कोल्ड ब्लड यानी शीत रक्त प्रणाली एनिमल है। शीत रक्त वाले प्राणी वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापमान घटाते बढ़ाते रहते हैं। कोल्ड ब्लड वाले अन्य जंतु सर्प, मगरमच्छ, मछली, कीट, गिरगिट, मच्छी, छिपकली इत्यादि हैं। 39 नंबर, मेढक के कायांतरण मेटामोर्फोसिस में ए पिछली टांगें समाप्त हो जाती है, बी खाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, सी त्वचा खुरदुरी हो जाती है, डी आंत छोटी हो जाती है। तो डी होगा, आंत छोटी हो जाती है। अधिकतर टैडपोल मुक्तः शाकाहारी होते हैं तथा वे मुक्तः शैवाल एवं जलीय पौधों का भक्षण करते हैं, परंतु जब टैडपोल विकसित होकर वयस्क मेढक बन जाते हैं तो उनकी आंतें छोटी हो जाती है, जो मांसाहारी भोजन के पाचन में सहायक होती है। मेढक में कायांतरण थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण होता है। 40 नंबर, गेबियोलिसिस घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है। ए गंगा में, बी गोदावरी में, सी कृष्णा में, डी गोदावरी में। तो राइट आंसर ए गंगा में। घड़ियाल यानी गेबियलिस सरीसृप के गण ऑर्डर क्रोकोडिलिया के जंतु है जो गंगा में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बांग्लादेश, भारत तथा नेपाल में ये अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। इनका चमड़ा कीमती होता है। 41 नंबर, निःश्वास प्रणाली एट्रोसियस एनिमल कौन सा है? ए पेंगुइन, बी व्हेल, सी आटर, डी कछुआ। तो राइट आंसर सी आटर होगा। ऊदबिलाव या आटर एक निःश्वास प्राणी है जो कि स्तनधारी यानी मैमल्स जंतु है। व्हेल का शरीर धारा रेखित स्ट्रीम लाइन्ड होता है तथा इसकी त्वचा के नीचे वसा का मोटा अस्तर बल्बर शरीर में तापरोधक का कार्य करता है। 42 नंबर, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। ए जाहक, हेज हॉग, 2 शैल मूषक, मार्ट, 3 वज्र साल्क पेंगोलिन। उपयुक्त में से कौन सा जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुविध अंगों की रक्षा करता है या करते हैं? तो आपका जो होगा ए होगा और आपका व्रज सल्क पेंगोलिन होगा और जाहक हैजहॉग होगा। 2 नंबर नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा आपका डी 1 और 3। जाहक हेड जेहोक छोटे स्तनधारी कशेरुकी होते हैं। जब ये डरते हैं तो दुश्मन से अपनी रक्षा हेतु स्वयं को एक गेंद की भांति मोड़ लेते हैं, जिससे इनकी त्वचा पर बने सल्क कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि ये अपनी रक्षा कर सके। वज्र साल्क पेंगोलिन भी खतरा अनुभव होने पर अपनी सुरक्षा स्वयं को लपेटकर अपने शरीर पर बने सल्कों के माध्यम से करते हैं। शैल मूषक मार्मोट बड़ी शाकाहारी भूमि गिलहरी है जो कि बिलों में छिपकर परभक्षियों से अपनी रक्षा करती है। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। 43 नंबर, भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वे भूमि में बिल बनाकर अपने निष्ठ का निर्माण करती है। 2 वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि दृढ़ फलों, नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती है। 3 वे सर्वभक्षी होती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो आपका जो है 2, केवल 1, केवल 2, सभी 3, डी कोई भी नहीं। तो राइट आंसर बी होगा, केवल 2। भारतीय गिलहरी पेड़ों पर अपने आवास का निर्माण करती है, अतः कथन 1 असत्य है। अन्य गिलहरी प्रजातियों की तरह भारतीय गिलहरियां भी भोज्य पदार्थों यथा
दृढ़ फल एवं बीज का संचय करती है तथा इन्हें जाड़े के मौसम जैसे प्रतिकूल खाद्य परिस्थितियों के लिए विभिन्न स्थानों बहुधा भूमि के अंदर जमा करती है। अतः कथन टू सत्य है। इसके अतिरिक्त भारतीय गिलहरियां सर्वाहारी सर्वपक्षी होती है। ये मुख्य रूप से तो मेवे एवं फल खाती है, परंतु बीज, कीड़े, छोटे स्तनधारी तथा सरीसृप, अंडे तथा यहाँ तक कि कभी कभी पक्षियों के बच्चों का भी भक्षण कर लेती है। अतः कथन 3 सत्य है। 44 नंबर, निम्नलिखित में श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? ए डिंगो, बी एल्सेशियन, सी डाल्मेशियन, डी लेब्राडोर। तो ए डिंगो। डिंगो एवं बसेंजी श्वान की वे उपजातियां जो समान कुत्ते की तरह न भौंकर एक अलग तरह की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। 45, प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है ए रीछ, बी सूर्य भालू, सी भूरा भालू, डी बिलार भालू। तो राइट आंसर रीछ होता है। गलियों में तमाशा दिखाने वाला भालू रीछ यानी स्लॉट बियर होता है जो गांड ऑर्डर कॉर्निवोरा का सदस्य है। यह चींटी, फल, दीमक आदि खाता है। 46 नंबर, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा एक जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है? ए बनमानुष चिंपैंजी, बी तोता, सी कुत्ता, डी सूंस यानी डॉल्फिन। तो सी कुत्ता। बनमानुष, तोता तथा डॉल्फिन ही ऐसे जीव है जिन्हें कुत्ते की तरह की तुलना में कहीं अधिक भाषा का प्रयोग अर्थात संकेतों को समझना तथा परस्पर प्रेषित करना सिखाया जा सकता है। 47, निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? ए जानने की इच्छा प्रकट करना, बी घ्राण शक्ति का अल्प विकसित होना, सी विपरीत अंगूठे, डी ठोड़ी का बाहर निकलना। ए जानने की इच्छा प्रकट करना। बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु है। सिर्फ इसकी जंतु में गूढ़ चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्क संगत तथा अक्षरबद्ध वाणी तथा भौतिक मुद्राओं और भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमताएं होती है। 48 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक कपी एप नहीं है? ए गिब्बन, बी गोरिल्ला, सी लंगूर, डी उरंग उटान। तो सी लंगूर जो कपी नहीं है। कपी प्राणी जगत में होमिनोइडेया महापरिवार के सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। इसकी 2 मुख्य शाखाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहला हनी कपी, ये छोटे लघुतम आकार के कपी होते हैं जैसे गिब्बन। 2 महाकपी, ये बड़े आकार के मानवनुमा कपी होते हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य और उरंगुटान। लंगूर कपी वर्ग में नहीं बल्कि वानर वर्ग में शामिल किया जाता है। 49 नंबर, मानव सदृश लघुतम कपी है। ए गिब्बन, बी चिंपैंजी, सी गोरिल्ला, डी उरंग उटान। तो राइट आंसर ए गिब्बन है। 50 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है? ए मत्स्यन मरजार, फिशिंग कैट, बी उरंग उटान, सी उद बिलाव, डी स्लॉथ बियर। तो राइट आंसर बी उरंग उटान बनाता है। शोधकर्ताओं द्वारा उरंग उटान को किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार निर्माण करते देखा गया है। यह तब है कि उरंग उटान का अर्थ होता है जंगलों में रहने वाले इंसान। ये सबसे बड़े वृक्षवासी स्तनधारी है। उरंग उटान की 3 प्रजातियां होती है बोर्नियन, सुमात्रान एवं तपनुली। ये तीनों प्रजातियां ही संकटग्रस्त है। 51 नंबर, पांडा भी उसी कुल का जिसका या जिसकी है? ए भालू, बी बिल्ली, सी कुत्ता, डी खरगोश। ए भालू। भालू यानी बियर के कुल उर्सिडी के अंतर्गत ही पांडा भी एक प्रजाति है। यह अपने श्वेत, श्याम, ऊर्जाहीन और स्थूल शरीर के लिए प्रसिद्ध है। 52, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? ए बंदर, बी मगर, सी मछली, डी मेढक। राइट आंसर डी मेढक।
मेढक यानी उभयचर, सांप एवं छिपकलियों में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय, 2 अलिंद एवं 1 निलय होता है। मछली में 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय, 1 अलिंद एवं 1 निलय होता है। जबकि बंदर एवं मगर के हृदय में 4 प्रकोष्ठ, 2 अलिंद एवं 2 निलय होते हैं। इसी के साथ जो है आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से 53 नंबर सवाल से। 53 नंबर सवाल से कल हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये 200 कुछ जो है क्वेश्चन है, समझ गए, 200 से ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, तो ये बड़ा चैप्टर है। तो आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट डे इसको पढ़ेंगे 53 नंबर सवाल से आगे। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए चैनल को और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। पूरी मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, या तो जान लगा दीजिए या फिर जाना दीजिए, या तो पूरी कोशिश कीजिए या छोड़ दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ।